हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एंड दैट इज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, यानी कि साइकोलॉजी कैसे जो है इवॉल्व होता है, कैसे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश होता है, इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल्स में हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की, यानी साइकोलॉजी के अंदर और कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं या साइकोलॉजी का रेंज ऑफ फिनोमेना कहां तक है। सो जैसा कि हमने हमारे स्टार्टिंग में इस चैप्टर की ये चीज डिस्कस करी थी कि साइकोलॉजी में दो चीजें हैं, या किसी भी डिसिप्लिन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में दो क्वेश्चन होते हैं, एक व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज, यानी कि ये क्या चीजों को पढ़ती है और कैसे पढ़ती है। तो हमने देखा कि साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एंड हाउ, तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस को यूज करते हैं, यानी हमारी कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक्स होती हैं, हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, ये सारी चीजें। अब हम साइकोलॉजी को कौन कौन सी रेंज ऑफ फिनोमेना में पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि साइकोलॉजी की रेंज ऑफ फिनोमेना बहुत ही वास्ट है, बहुत ही लार्ज रेंज है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को डायडिक यानी कि 2 पर्संस को, 2 लोगों के ग्रुप को, और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी किया जाता है। अब इन सारी चीजों के अंदर साइकोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेस हैं, यानी कि जस्ट सपोज ऐसे अगर हम इमेजिन करें, सो ये जो है एक ट्री है, जस्ट सपोज ये एक जो है ट्री है, ठीक है। वैसे तो मुझे ऐसा ही ट्री बनाना आता है क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं। सो जस्ट सपोज ये साइकोलॉजी जो ट्री है, अब हर एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ये हमने देखा हुआ है। सो वैसे ही यहाँ भी इस ट्री की ढेर सारी ब्रांचेस हैं। ये जो ट्री है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ऐसे ब्रांचेस नहीं होती हैं। देखो मैंने पहले बता दिया मुझे ट्री बनाना नहीं आता है, बट उसकी जो है बहुत सारी ऐसे जो ब्रांचेस होती है ना एक ट्री की, वैसे ही साइकोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बहुत ही वाइड रेंज है साइकोलॉजी की, जिसके अंदर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और ढेर सारी फील्ड्स को यहाँ आज हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो वैसे ये डायग्राम अच्छा है समझने के लिए, जस्ट सपोज आप कभी पढ़ रहे हैं और आपको समझना है या आपको याद रखने के लिए बहुत इजी वे है कि आपने ऐसा एक ट्री बनाया, उसमें आप साइकोलॉजी लिख लो और ऐसे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है ऐसे निकाल लो और फिर यहाँ पर उनके नाम लिख लो, तो नाम भी याद हो जाएंगे। और जब एग्जाम दोगे और मान लो ऐसे आपको जो है सारी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना हो, तो एक छोटा सा ऐसे चार्ट बना देना, तो आपकी सारी ब्रांचेस बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। बट देखो ये सब तो बाद की बात है, जब हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, उसकी ढेर सारी ब्रांचेस है। वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी हैव इमर्ज्ड ओवर द ईयर्स। बहुत सारे सालों से जो साइकोलॉजी में सारा रिसर्च चल रहा है, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर ढेर सारी फील्ड्स जो हैं साइकोलॉजी की इमर्ज हो चुकी हैं। अब हम उन सभी फील्ड्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कि फर्स्ट है इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कॉग्निशन के बारे में पढ़ा। कॉग्निशन क्या है? सो कॉग्निशन या कॉग्निटिव एक प्रोसेस होता है। कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव is a process of knowing, एक ऐसा प्रोसेस जहां आप चीजों के बारे में जानते हो, समझते हो, लाइक अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, साथ ही साथ में परसेप्शन एक्सेट्रा। तो कॉग्निटिव या एक प्रोसेस है, कॉग्निशन एक प्रोसेस है जहां हम चीजों को समझते हैं। तो कॉग्निशन का मतलब समझ में आ गया। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसी चीज से रिलेटेड होगी वो समझ में आएगा। सो देखो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस। यहां पर हम बात कर रहे होते हैं मेंटल प्रोसेसेस की, जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी और अभी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉग्निशन जो है दैट इज अबाउट थिंकिंग, दैट इज अबाउट रिमेंबरिंग, दैट इज अबाउट परसेप्शन, और ये सारी चीजें हमारे माइंड के थ्रू होती हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ब्रेन एक्टिविटी और आपके मेंटल प्रोसेसेस दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं बट सेम नहीं होते हैं। ब्रेन के अपने फंक्शंस होते हैं, माइंड अपनी तरह से जो है फंक्शन करता है, यानी जो आपके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो, आप किसी चीज को रिमेंबर कर रहे हो, आप कोई परसेप्शन, किसी चीज को फील कर पा रहे हो, आपके अंदर
इमोशंस हैं, तो ये सारी चीजें आपके मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू होती है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। और देखो एक और चीज पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जो थोड़ी देर पहले देना भूल गई मैं आपको, कि आपको नोट्स बनाने हैं ना। जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, नोट्स बनाओ तो आपको क्या है, चीजें ज्यादा अच्छे से याद भी हो जाती हैं, समझ में भी आ जाती हैं और नोट्स भी बन जाते हैं एग्जाम टाइम के लिए। सो जैसे जैसे बताते जा रही हूँ उन चीजों को नोट करते चलो। देखो कैसे करोगे, जैसे मैंने आपसे कहा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सो एक हमारी इसकी ब्रांच हो गई सबसे पहले तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये तो सबसे पहली चीज होगी, इसको नोट कर लिया आपने। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस एक चीज को लेके है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लिया मेंटल प्रोसेसेस। ब्रैकेट में जो है आप लिख लो कि ये जो है मेंटल प्रोसेसेस को लेकर होती है। मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको क्या क्या सारी चीजें नोट डाउन करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये किसी चीज को लेके है, मेंटल प्रोसेसेस को लेके। कैसे मेंटल प्रोसेसेस? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि थिंकिंग, रिमेंबरिंग, परसेप्शन, साथ ही साथ में एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट अलोंग विथ इट्स यूज एंड कम्युनिकेशन। हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि वहां हमने देखा कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उसमें माइंड, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, आपका जो है एक्सपीरियंस कितनी तरह से स्टडी किया जा सकता है, बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो लेक्चर, उसको भी समझ लो। अब देखो कॉग्निशन जो है वो इस एक चीज से रिलेटेड होता है, माइंड प्रोसेसेस से, मेंटल प्रोसेसेस से। और ये एक चीज मानी जाती है कि ह्यूमन माइंड भी जो है वो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि एक्वायर करना, किसी नॉलेज को जो है एक्वायर करता है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन को, उसको मैनिपुलेट करते हैं हम डेटा को, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ में कम्युनिकेट करना। ये सारे प्रोसेसेस ह्यूमन माइंड के अंदर भी होते हैं, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, हम नई चीजों को सीखते हैं। हमने जो सीखा है हम उसे स्टोर करके भी रखते हैं, हम उसे मैनिपुलेट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज सीखी कि जो है, जैसे सपोज आपके मन में एक थॉट आया कि आपने अपने फ्रेंड की हमेशा हेल्प करते हो, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करता है, उसके अलावा बात नहीं करता। तो आपने शायद ये एक चीज समझ के स्टोर कर ली अपने मन में कि दुनिया मतलबी होती है। लेकिन कुछ साल बाद आपके कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने जो कि हमेशा आपके साथ में रहते हैं, हमेशा आपके साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके मन में एक थॉट क्या आ गया कि नहीं यार, सभी बुरे नहीं होते, सभी मतलबी नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपके में थी, आपने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया। जो भी आपने समझा कहां से, अपने एनवायरनमेंट से। आपका जो भी एनवायरनमेंट है उससे आप जो भी चीज सीखते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग होती है। जहां आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हो, रिसीव करते हो, और ये सब कुछ कहां हो रहा है, आपके मेंटल प्रोसेसेस में। और आपके माइंड में जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इसे कौन स्टडी कर रहा है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो ब्रांच है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है कि आप कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हो, उसे स्टोर करके रखते हो, मैनिपुलेट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, रिसीव करते हो इंफॉर्मेशन को, और ये सब कुछ जो भी आपने अपने एनवायरनमेंट से सीखा है, इसे आप अब जो है अपने अकॉर्डिंग कम्युनिकेट भी करते हो, आप बात भी करते हो। ये सारी चीजें माइंड के अंदर हो रही हैं। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? देन नेक्स्ट है, द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। मेन जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अटेंशन, आप जहां फोकस करके रखते हो, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था पहले कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे सपोज क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि यार एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है, तो वो इतनी नॉइज में भी अपना फोकस जो है बना के रखते हैं और अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। और भी ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जो फोकस करके रखते हैं अपनी चीजों के ऊपर, कभी किसी से डाइवर्ट नहीं होते हैं, जो कि अटेंटिव होते हैं हर एक चीज में, जो कि अटेंटिव होते हैं, जो कि मेमोरी कैसे होती है, ठीक है, मेमोरी आपकी कैसे वर्क करती है, आप कैसे रीजन करते हो, आप कैसे फैक्ट्स को समझ पाते हो, आप कैसे रियलिटी को देख पाते हो, आप कैसे चीजों को कंपेयर कर पाते हो, आप कैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। साथ ही साथ में आप जो है डिसीजन ले पाते हो, जैसे आपने कोई भी डिसीजन जो भी आपको लेना है, आप उस डिसीजन को बना पाते हो। जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, मतलब लाइफ में ये सारी चीजें और भी ढेर सारी चीजें होती हैं, बट आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल में हैं, स्कूल लेवल के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, आपने कहा कि मैं इस टाइम टेबल
के अकॉर्डिंग जो है अब अपना सारा काम करूंगा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये एक आपने जो है अपने बारे में सोचा, आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ अब मुझे ऐसे काम करना है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस आपके चलते हैं, जहां आप चीजों को सीखते हो, मेमोरी में रखते हो, साथ ही साथ में आप जो आप बोलते हो, आपकी लैंग्वेज को समझना, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को, आप परसेप्शन बना पा रहे हो, आप चीजों को फील कर पा रहे हो, ठीक है, आप परसेप्ट कर पा रहे हो, ये सब कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ही अंदर आता है, ये सब कुछ कॉग्निशन ही होता है। क्लियर है, ये भी आगे समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निशन एंड व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नाउ इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस, साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। और इन सभी चीजों को, इन सभी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो फॉलो एन इकोलॉजिकल अप्रोच, that is an approach which focuses on the environmental factors to study cognitive processes in a natural setting। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर, एक तो लैब के अंदर होते हैं और दूसरा जिसमें हम इकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे नेचुरल सेटिंग जो है उसके अंदर ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ह्यूमन माइंड भी जो है वो कंप्यूटर की ही तरह काम करता है। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर का सारा नॉलेज होता है, और साथ ही साथ में जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है ना न्यूरो साइंस, तो जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं इन सारी चीजों को, मतलब कि आपकी एक बायोलॉजिकल पूरा जो फ्रेमवर्क है, आप के साथ ही में जो माइंड है वो कैसे जो है वर्क करता है, इन सारी चीजों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। और इसमें दो सेटिंग होती है, एक तो लैब सेटिंग जहां हम जो है लैब के अंदर चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नेचुरल सेटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हमें जो है इन चीजों को देखना है कि कोई पर्सन कैसे डिसीजन ले पाता है, या जैसे सपोज हमको परसेप्शन समझना है कि कोई पर्सन चीजों को कैसे फील कर पाता है, ठीक है, या कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज लैब के अंदर हमने एक ग्रुप ले लिया, एक लैब है, ठीक है, एक लेबोरेटरी, आपने भी जो है 10th क्लास तक लैब वगैरह आप गए होंगे ना, है ना, आपके स्कूल में जो लैब्स होते होंगे वहां एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी आप करते होंगे। सो जस्ट सपोज कोई हमने लैब ले लिया और उसके अंदर हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल को रखा, ठीक है, उनके ऊपर हमने उन्हें कुछ कुछ सिचुएशंस दी और उनको बोला कि आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। जैसे याद करो, हमने एक ड्वेक का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, मतलब कि जब हम, मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक एग्जांपल देखा था कि जब हमने पढ़ा पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी, तो हमने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर जो एक साइकोलॉजिस्ट होती है वो इस एक चीज पर बोलती हैं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, कैसे हम उन स्टूडेंट्स को ये या उन चिल्ड्रन को ये चीज सिखाएं कि आपको लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक ए ग्रुप बनाया, एक बी ग्रुप बनाया, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि जब तक आप इंसान को इजी प्रॉब्लम्स नहीं दोगे, जब तक वो इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, तब तक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का विल या इच्छा उसके अंदर नहीं आएगी और इसलिए वो गिव अप कर देगा। तो आप पहले किसी को इजी प्रॉब्लम्स दो, उसके बाद में जब आप उन्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दोगे तो उन्हें आदत हो जाएगी, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा, तो वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे साथ में पढ़ रहे थे उन्हें ये एग्जांपल बहुत अच्छे से पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं जस्ट एक बार रिपीट कर दे रही हूं, ठीक है, कि कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब आप ह्यूमंस को थोड़े इजी प्रॉब्लम्स दोगे और जब वो उसमें पास होंगे और फिर जब आप उन्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दोगे तो उन्हें जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनके अंदर और फिर वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को जो है पार कर पाएंगे। लेकिन ड्वेक किस एक चीज पर स्टडी कर रही थी, ड्वेक ही नाम था ना, मतलब मैं बिल्कुल 90% श्योर हूं, 100% नहीं हूं कि क्या नाम था, बट ड्वेक ही नाम था, ठीक है। और इसके बाद में जो है ड्वेक का ये क्वेश्चन रहता है कि फिर क्या करना चाहिए हमें, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का, मतलब दो ग्रुप बनाए, ठीक है, और उन दोनों ग्रुप्स को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 25 डेज तक ट्रेनिंग भी दी। बट उन्होंने ये किया कि जो ए ग्रुप था उनको सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स दिए और जो बी ग्रुप था उनको इजी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दिए। तो जो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इजी प्रॉब्लम्स तो जल्दी कर लिए, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उसमें वो हमेशा फेल हो जाते थे। तो ड्वेक ने उनको सिखाया कि आप जो है जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक अपना 100% एफर्ट नहीं दोगे, तब तक आप फेल होते रहोगे। अगर आप बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाओगे। जब ट्रेनिंग पूरी खत्म हो जाती है और एग्जाम डे आता है, तो जिन बच्चों को इजी क्वेश्चंस दिए जाते थे उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए और जिन्हें इजी डिफिकल्ट दिए जाते थे उन्हें इजी डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चंस दिए गए।
जिन बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए थे उन्होंने गिव अप कर दिया, क्योंकि उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की आदत नहीं थी और ना ही उन्हें ये सिखाया गया था कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो बी ग्रुप था, जहां स्टूडेंट्स को इजी और डिफिकल्ट सभी तरह के क्वेश्चन सिखाए गए थे, तो उन बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से एग्जाम को पास कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस का परसेप्शन यहाँ खत्म हो गया और उन बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थी उन सभी को सॉल्व, मतलब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो पास हो गए। तो यहाँ जो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, तो जस्ट सपोज हमने लैब के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को रखा जिन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है सिखाया गया, तो हमने उन पर स्टडी किया कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे इनका माइंड वर्क करता है। दूसरा जो हमारा लैब है वो है हमारी नेचुरल सेटिंग। ठीक है, हमारी नेचुरल सेटिंग मतलब हमारे नेचर के अंदर। हमने उन लोगों को लैब के अंदर नहीं रखा, हमने जस्ट उनको बाहर से ही ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन जब अपनी सराउंडिंग में होते हैं, अपने आसपास में होते हैं, तो जो भी डेली लाइफ की उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज कोई पर्सन है जिसके ऊपर वर्क लोड है, जिसके ऊपर बहुत सारा वर्क है और उसके सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो उन्हें कैसे सॉल्व करेगा, उस एक टाइम पे उसका माइंड कैसे वर्क करेगा। क्योंकि जब आप लैब के अंदर किसी को रख के काम करवा रहे हो तो वो एक जो सेटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आप उसको इन्वायरमेंट में लेके चले जाते हो, उसके इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जब वो नॉर्मली जैसे भी आप अपनी लाइफ जीते हो, जिस भी सराउंडिंग में आप रहते हो, जब वहां आपको छोड़ दिया जाता है तो वो एक डिफरेंट सेटिंग होती है, वो एक आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। क्लियर है? सो इस तरह से जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है, मेंटल प्रोसेसेस या माइंड कैसे वर्क करता है इस एक चीज पर स्टडी की जाती है। और यहाँ पर हम न्यूरो साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को साथ में लेके फिर अपनी स्टडीज को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, नाम से सजेस्ट कर रहा है कि बायो से रिलेटेड है। बायो इन द सेंस मतलब बायो सब्जेक्ट जो होता है जिसमें हम किसी चीज को पढ़ते हैं, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, साइंस, ये सब कुछ पढ़ते हैं ना। बायो के बारे में आपको पता है, मुझे ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। अब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कैसी होती है उस एक चीज पर हम बात करते हैं। तो देखो, इट फोकसेज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। जहां हम बायो में आपकी पूरे फिजिकल सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी को पढ़ते हैं, वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे सारा वर्क होता है, इस एक चीज को पढ़ते हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर और उसका जो फिजिकल सिस्टम है इसके बीच में किस एक तरीके की रिलेशनशिप होती है, इसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ती है। मतलब कि इंक्लूडिंग ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम एंड द जेनेटिक्स। आपका नर्वस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपके जेनेटिक्स, ये जिस भी तरह से आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ में इनकी वजह से आपके बिहेवियर पर क्या एक अफेक्ट पड़ रहा है या ये आपके बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी अपनी फिजिकल सिस्टम, आपका अपना पूरी बॉडी के अंदर जितना भी पूरा फिजिकल सिस्टम चल रहा है वो, और साथ ही साथ में आपका बिहेवियर, ये दोनों जब जो है साथ में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो किस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं ह्यूमंस के अंदर, वो एक चीज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। Then it often collaborate with neuroscientist, zoologist and anthropologist। यहाँ पर हम न्यूरोसाइंटिस्ट जो होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट जो होते हैं, साथ ही साथ में जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, इन सभी को साथ में लेके, इन सभी के साथ में कोलैबोरेट करके फिर हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी ये एक न्यू टर्म है जो कि इमर्ज होता है एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। जहां पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। क्लियर है? ये दोनों क्या करते हैं, साथ में मिलके जहां पर काम करते हैं उसे न्यूरोसाइकोलॉजी कहा जाता है। और ये एक जो डिसिप्लिन है, ये एक जो कंसेप्ट है, ये न्यूली इमर्ज हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो न्यूरोसाइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन सभी के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, एंड दैट इज योर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये भी आगे यहाँ तक समझ में। सो हम जो यहाँ पर ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो कि एक और जो ब्रांच है दैट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फिजिकल सिस्टम प्लस बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फिजिकल सिस्टम और बिहेवियर जब इंटरेक्ट करता है तब किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उस एक चीज को स्टडी करते हैं। तो ये आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है? और ये किसके साथ में कोलैबोरेट करते हैं, किसके साथ में मिलके वर्क करते हैं, ये सारा कुछ भी आपको नोट करते हुए चलना है। मैं जस्ट आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए। क्लियर है? अब देखो, रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज
ऑफ द ब्रेन एंड देयरफॉर इन एसोसिएटेड मेंटल फंक्शंस। हमने देखा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है, हमारे पूरे जेनेटिक्स होते हैं, और साथ ही साथ में जो भी सिस्टम पूरा जो भी आपने अभी तक 10th क्लास में बायो में पूरा पढ़ा हुआ था कि कैसे जो है आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, कैसे सारे सिस्टम्स काम करते हैं, कौन सा सब्सटेंस जब किस सब्सटेंस के साथ में मिलता है तो आपके ब्रेन को जो है सिग्नल जाता है और फिर वो परफॉर्म करता है। तो ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए, आपका ब्रेन आपकी बॉडी कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेट करती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है आपकी बॉडी में, आर्टरीज तक तो जो है मतलब आर्टरीज के थ्रू जो है सारा कुछ फ्लो होता है, आपकी किडनीज जो होती हैं वो भी अपने मतलब सभी जितने भी पार्ट हैं आपकी बॉडी में हर एक चीज अपना फंक्शन कर रही है और हर एक चीज का सिग्नल जो ट्रांसमिशन है वो ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन और साथ ही साथ में जो आपके पूरे मेंटल फंक्शंस है, मतलब कि आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे सिस्टम आ गए, ये कैसे ब्रेन के साथ में कनेक्ट करती हैं, ठीक है, ये सभी जो है कैसे ब्रेन के साथ में कनेक्ट करती हैं और फिर हमारी बॉडी फंक्शन करती है। और इस एक पूरे प्रोसेसेस में हमारे जो मेंटल फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है इस एक पूरे सिस्टम के अंदर। क्लियर है? जो जिन भी स्टूडेंट्स ने बायो अच्छे से समझी होगी ना, पढ़ी होगी ना, वो इस एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और देखो 10th तक हम सभी ने बायो पढ़ी है ना, तो 10th तक जो आपने बायो पढ़ी उसमें आपने जितना भी हर एक चीज को समझा कि कैसे सारी चीजें फंक्शन कर रही हैं। क्लियर है? ये भी आ गया यहाँ तक समझा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक अनकॉन्शियस माइंड पढ़ा, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, आपने साइकोलॉजी के अंदर अनकॉन्शियस माइंड पढ़ा। आपने देखा कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे डिजायर्स को, मतलब जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं उन्हें प्लेजर जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे जितने भी डिजायर्स होते हैं, हमारे माइंड के जितने भी डिजायर्स होते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, उन सभी को प्लेजर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके सेक्सुअल डिजायर्स भी आते हैं। और यहाँ हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, बायो में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा। रिप्रोडक्शन एक्टिविटी जो ह्यूमन बॉडी जो है सारी पूरी मतलब जो भी सिस्टम है आपका फिजिकल सिस्टम के थ्रू ये सारी एक्टिविटी हो रही है, बट अल्टीमेटली इससे जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लेजर फील हो रहा है। सो ये एक चीज क्या दिखाता है कि कैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का पूरा प्रोसेस और वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है। तो जब आपका ब्रेन और जब आपकी बॉडी जो है इंटरेक्ट करती है तो मेंटल फंक्शंस या माइंड किस तरह से फंक्शन करता है उस एक चीज को स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। और यहाँ भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है पीपल के ऊपर जो जिनका भी ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करता है और साथ ही साथ में जिनका ब्रेन डैमेज है, ठीक है, मतलब जिनका ब्रेन पूरी अच्छी तरह से काम कर रहा है जो कि नॉर्मल पीपल है, और जो थोड़ा सा जिनका ब्रेन किसी भी तरह से डैमेज है, किसी भी तरह की कोई इंजरी है, तो उन्हें भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। उसके लिए ढेर सारी टेक्निक्स आ गई हैं आज के टाइम में, जैसे कि EEG, PET, fMRI एक्सेट्रा। और ये सारी चीजों के बारे में खैर आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है पढ़ने वाले हो कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं, बट ये सारी चीजों के थ्रू हम ब्रेन के फंक्शनिंग को भी समझ सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में IMRI के बारे में पढ़ा था कि जहां पर आप ब्रेन की इमेजेस ले सकते हो, ब्रेन कौन से टाइम पे कौन सा फंक्शन कर रहा है आप उस एक चीज को समझ सकते हो। तो यहाँ भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, यहाँ भी जो है स्टडीज कंडक्ट की जाती है। ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। आई होप ये जो दोनों ब्रांचेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो थर्ड जो ब्रांच है दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब किसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, किसको पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी में, हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, जो भी सारे ह्यूमंस है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, इनका सबको स्टडी करते हैं। तो इन्हीं के डेवलपमेंट से रिलेटेड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब देखो इसके अंदर क्या सारी चीजें होती हैं। सो इट स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। जब आप एक बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हो और जब आप धीरे 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 बड़े होते हो और बिल्कुल ओल्ड एज तक पहुंच जाते हो, इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे लाइफ स्पैन में आपके फिजिकल, आपकी बॉडी, आपके सोशल यानी आपकी सोसाइटी और आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस यानी आपके माइंड, आपके बिहेवियर, आपके एक्सपीरियंसेस में किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीजों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है।
क्लियर है? आया समझ में? क्या कहा मैंने आपसे? जब आप एक छोटे से बच्चे होते, जो छोटे से बच्चे इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं कि जब आप हो जाते, इवन आपके कंसेप्शन से ही, जब आप अपनी मदर के वॉम्ब में होते हो और वहां से लेके जब आपका बर्थ हो जाता है, जब आप जो है मतलब छोटे बच्चे चाइल्ड हो जाते हो, फिर आप जो है टीनेज हो जाते हो, फिर आप मतलब यंग हो जाते हो, फिर उसके बाद में आपके पूरे ओल्ड एज तक जितना भी आपका पूरा लाइफ स्पैन होता है, उस पूरे लाइफ स्पैन के अंदर आप किस तरह से ग्रो करते हो, और इस ग्रोथ में, इस डेवलपमेंट में आपकी ह्यूमन बॉडी, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा फिजिकल सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका इम्यून सिस्टम, आपके जेनेटिक्स, हर एक चीज, आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी का आपका पार्ट हो, आपकी सराउंडिंग्स, आपका एनवायरमेंट और आपके माइंड, आपका माइंड, आपका एक्सपीरियंसेस, आपके बिहेवियर, ये सारी चीजें कैसे इंटरेक्ट होती हैं, इनमें किस तरह की ग्रोथ होती है, इनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एंड द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, मतलब हम जो हैं वो हम कैसे बने हैं, इस एक चीज को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो थर्ड ब्रांच हमारी क्या हो गई? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, थर्ड ब्रांच हो गई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और इसके अंदर हम क्या एक चीज डिस्कस करते हैं? सो हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, ये एक चीज हम स्टडी करते हैं हमारी जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। आई होप यहां तक भी क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, देन for many years the major emphasis was on child and adolescent development. However, today an increasing number of developmental psychologists show strong interest in adult development and aging. पहले जो है कि child और adolescent जो development जो भी होता था उस पर ज्यादा emphasis किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में adult development साथ ही साथ में आपकी aging, जो आपकी उम्र बढ़ती हुई चली जा रही है, इन सारी चीजों में ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे होता है, इस एक चीज में साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मतलब हर एक एज के पीपल में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनकी सराउंडिंग, उनके फिजिकल सिस्टम, उनके साइकोलॉजिकल फिनोमेना किस तरह से अफेक्ट होते हैं, इन सारी चीजों में ये सब कुछ जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर फोकस किया जाता है। इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा जाता है। They focus on the biological, socio-cultural and environmental factors that influence psychological characteristics such as intelligence, cognition, emotion, temperament, morality and social relationship. इसके अंदर क्या होता है, हम फोकस करते हैं बायोलॉजिकल, सोशो-कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। वही सारी चीजें जो मैंने आपसे कहा कि आपकी सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी, आपका अपना कल्चर, आपका अपना ह्यूमन सिस्टम, और इन सब के साथ में आप कैसे इंटेलिजेंट बनते हो, आपके अंदर कैसे कॉग्निशन आता है, आप कैसे चीजों को समझते हो, देखते हो, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, आप कैसे सोचते हो, आपके अंदर इमोशंस कैसे आते हैं, आपके अंदर टेम्परामेंट कैसे आता है, आप कैसे मॉरल या इमोरल बनते हो, आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसी, आप सोसाइटी में सबके साथ में किस एक तरह से कनेक्ट करते हो। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत वेराइटी ऑफ पीपल हैं यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेशीज हैं हमारे यहाँ पर। सो कोई है जैसे बहुत ही इमोशनल है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब बताया था कि जैसे कोई है तो बहुत ही जो है इंटेलिजेंट है, कोई है तो बड़ा ही वेल बिहेव्ड है, कोई है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कोई पर्सन ने बड़ा ही इमोशनल है, कोई पर्सन ने बहुत ही नेगेटिव है। ये सारी चीजें ह्यूमंस के अंदर कैसे आती हैं, इस एक चीज को हम फोकस करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स एंड ऑलमोस्ट every branch of knowledge where there is a concern for growth and development of a human being. जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हर एक फील्ड में जो है कोलैबोरेट करते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, एजुकेशनलिस्ट हो गए, आपके न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज जहां भी ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन की ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो कंसर्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, तो बच्चे जो है स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में उनके साथ में किस एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे उनके माइंड पे, उनके मेंटल प्रोसेसेस पर अफेक्ट पड़ता है, जो उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस करता है उनकी ग्रोथ को। सो हर एक जो नॉलेज का फील्ड होगा, हर एक जो ब्रांच होगी नॉलेज की, उस एक चीज को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो है कंसिडर किया जाता है, उसके साथ में कोलैबोरेट किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। अब अगेन नाम से सजेस्ट कर रहा है, सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड है, किस एक चीज से रिलेटेड है, सोसाइटी से।
तो सोशल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट्स, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। जो भी आपका सोशल एनवायरनमेंट है, जिस भी सोसाइटी का आप पार्ट हो, जिस भी सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो, जैसे आप इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इंडियन सोसाइटी के अपनी प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके अपने पॉजिटिव साइड्स भी हैं। जैसे मतलब इंडियन सोसाइटी के अंदर हम जो है बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, कोई जो है बहुत ज्यादा लिटरेट है, कोई बहुत ज्यादा इलिटरेट है। अपनी सोशल प्रॉब्लम्स है, वुमेन्स को लेके एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जस्ट सपोज वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जस्ट सपोज वहां पर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से चल रही है, बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो जिस भी सोसाइटी का आप पार्ट हो, वहां पर जिस भी तरीके का एक एनवायरनमेंट होगा, वो एक चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो वो सोशल एनवायरनमेंट कैसे ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करता है और कैसे लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और कैसे उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सारी चीजें कि एक सोसाइटी के अंदर हर एक चीज होती है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन साथ में रह रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, क्या उस सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर उस सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वहां के जो ह्यूमंस होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम ऐसे ही जो है मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज ये कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, इस मतलब हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। इस सोसाइटी के अंदर जो भी लीडर है या जो भी मतलब यहाँ पर जिसकी भी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है भी नहीं, जो भी किंग एंड क्वीन का रूल है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है, वो लोगों के अच्छे के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ का जो कल्चर है, ठीक है, यहाँ का जो कल्चर है वो मतलब लोगों को एक साथ जोड़ के तो रखता है, बट सोसाइटी की इन सारी चीजों की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, बड़े ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं। तो इस एक चीज का अफेक्ट आपने देखा कि जो सराउंडिंग है उसका अफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर कैसा पड़ा कि बड़े स्ट्रेसफुल हैं, बड़े ही एंग्जाइटी में रहने, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। लेकिन वहीं एक सोसाइटी जहां पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बनी हुई है, उनके वेलफेयर की बात करती है। यहाँ पर जो भी मतलब जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बड़े ही रीजनेबल से रेट्स हैं, सभी को जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो मिल जाती हैं, किसी का भी जो है इनइक्वालिटी नहीं है, सभी इक्वल हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, समान है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, सब कुछ है। तो ऐसी सोसाइटी का जो इम्पैक्ट होगा ह्यूमंस के ऊपर वो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में होने वाला है। क्लियर है, जो कि बहुत ही हैप्पी होंगे, जो बहुत ही मतलब जो है कॉन्फिडेंट पीपल होंगे, जो कि बड़े ही जो है अपनी लाइफ को लेके बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा सोचते होंगे। कुछ इस तरह के लोग हमको इस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से सोशल एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, ये हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। Clear है? Now this social psychologists are interested in such topics as attitudes, conformity, obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations and so on। आपका attitude कैसा है, किस एक तरीके का आप एटीट्यूड रखते हो, आपके मन में जो है मतलब कैसी सारी चीजें होती हैं। देखो एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, दोनों एक बहुत ही डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। और कंफर्मिटी, आप कैसे चीजों को लेके जो है कंफर्म करते हो, आप चीजों को मानते हो या नहीं मानते हो। जैसे मैंने आपको लीडर का एग्जाम्पल दिया कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अथॉरिटी, वो किस तरह की, आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते, आप उसको ओबीडिएंट हो नहीं हो, आपके अपने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैसे, आपका बिहेवियर किस एक तरीके का है, क्या आपका हेल्पफुल बिहेवियर है, क्या बहुत ही अग्रेसिव हो, क्या सोसाइटी आपको मोटिवेट करती है। इन एक सारी चीजों के ऊपर जो है हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर फोकस करते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच होगी दैट इज योर सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी, सोशल साइकोलॉजी। और इसके अंदर हम क्या एक चीज स्टडी करते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी रिलेशनशिप या ह्यूमंस के ऊपर सोसाइटी का क्या एक अफेक्ट होता है, इस एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप जब लिखो तो आप डिटेल में इन सारी चीजों को जो है लिख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर या फिर कल्चरल साइकोलॉजी, इस एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब ये भी अगेन नाम से सजेस्ट करा है जो हमारे कल्चर की बात करता है। अब कल्चर क्या एक चीज होती है, कल्चर इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स इट इज अ वे ऑफ लाइफ। व्हाट इज कल्चर?
कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, आप कैसी लाइफ रहते हो, आपकी किस तरह की एक लाइफ है, वो मतलब आपकी लाइफ में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका जो है पहनावा किस एक तरीके का है, आप किस एक तरीके का फूड कंज्यूम करते हो, आपके क्या अपने बिलीव्स हैं, आपका कल्चर आपको ये सारी चीजें सिखाता है और इस एक तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करते हो। सो कल्चर इन वेरी शॉर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। आपका बिहेवियर, आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके क्या मतलब मन में जो है क्या सारी चीजें चलती हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, इन सारी चीजों को कल्चर मतलब कल्चर इन सारी चीजों को कैसे अफेक्ट करता है, या कल्चर का क्या रोल है इन सारी चीजों में, उसे हम कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब कि कल्चर और ह्यूमन का एक जो इंटरेक्शन है उससे हमें क्या सारी चीजें देखने को मिलती हैं वो। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture। ये क्या एक चीज बोलता है कि ह्यूमन का बिहेवियर सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल पोटेंशियल की वजह से नहीं होता कि जो है मतलब उसकी ह्यूमन बॉडी में कैसे सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसकी जो सोसाइटी है वो कैसी है, बल्कि उसका जो कल्चर है, वो जिस भी कल्चर में रहता है वो उसके थॉट्स प्रोसेस को जो है एस्टैब्लिश करता है, उसके थॉट प्रोसेसेस को बनाता है, फ्रेम करता है। जैसे हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर क्या सारी चीजें आपको सिखाता है, इंडियन कल्चर आपको सिखाता है कि आपको सबके साथ में घुल मिल के रहना चाहिए, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, हम सभी भले ही हमारे बीच में डिफरेंसेस हों बट हम सभी यूनिफाइड रहेंगे, हमारी जो है एक यूनिटी होगी। हम अपने कल्चर मतलब अब जैसे इंडिया में तो ढेर सारे कल्चर्स पाए जाते हैं, एक तो इंडियन कल्चर हो गया, उस इंडियन कल्चर के अंदर भी ढेर सारे कल्चर है, जैसे राजस्थानी कल्चर है, मारवाड़ी कल्चर है, गुजराती कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का अपना कल्चर है। तो वो हमारा कल्चर हमें हर एक चीज सिखाता है, हमें हर एक चीज बताता है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें सबके साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे थॉट्स कैसे होना चाहिए, हम किस एक तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं। और ये सारी चीजें भी आपके बिहेवियर को, आपके थॉट्स को, आपके जो है इमोशंस को फ्रेम करती हैं। तो कैसे कल्चर इन सारी चीजों को इंपैक्ट करता है ये हम क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और इसीलिए बिहेवियर को सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है। मतलब एक हमने यहां पर सोशल साइकोलॉजी देखी और जो दूसरी है आपकी वो है कल्चरल साइकोलॉजी। तो इसीलिए ह्यूमन के बिहेवियर को उसकी सोसाइटी और उसका कल्चर दोनों ही अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं इन रिलेशन विथ कल्चर। यहां भी हम ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ रहे हैं, देखो बिहेवियर, हाँ ठीक है, यहाँ भी हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सोसाइटी को जो है फोकस में ले रहे हैं और यहाँ पर कल्चर जो है वो फोकस में है। कल्चर जो मैंने आपसे कहा कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन मेनी वेज इन मेनी डिग्रीज। बहुत सारे वेज में, बहुत सारी तरह से कल्चर जो है ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। कल्चर के बारे में भी हम डिटेल में हमारे आने वाले लेक्चर्स में या जो है आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इसी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी अगेन ये भी नाम से सजेस्ट कर रहा है कि हम इन्वायरमेंट की बात करें, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। सो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अभी तक जो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हम हमारी सराउंडिंग की बात कर रहे थे कि जिस भी सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिस भी एक जो है मतलब टाइप ऑफ नेचर में हम रहते हैं। यहाँ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो फिजिकल फैक्टर्स है, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, क्या बहुत ही हॉट टेम्परेचर है, क्या बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, क्या हमारे यहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है, ह्यूमिडिटी कैसी है, पॉल्यूशन कितना है, क्या हमारे यहाँ पॉल्यूशन लेवल्स बहुत 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 ज्यादा है, क्या अक्सर हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स होती रहते हैं, फ्लड होता रहता है, अर्थक्वेक होता रहता है और जो है मतलब लैंडस्लाइड हो गया, क्या ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। अगर ये सब कुछ होता है तो जब इनके साथ में जो है हम इंटरेक्ट करते हैं, जब ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं तो क्या उसके जो है हमको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। The influence of physical arrangement of the workplace on the health, emotional state and interpersonal relations are also investigated। हम जिस भी एरिया में रहते हैं, जैसे सपोज जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है बट वहाँ पर हमेशा जो है लैंडस्लाइड होती रहती। क्या कहा मैंने आपसे, बड़ा ही कोल्ड क्लाइमेट है और साथ ही साथ में यहाँ पर अक्सर जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, अक्सर जो है फ्लड्स वगैरह जो है आते रहते हैं। जस्ट सपोज, ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का। अब जब यहाँ पर ऐसे एक एनवायरनमेंट में कोई भी ह्यूमन बीइंग रह रहा है तो उसकी हेल्थ पर, जब हम ऐसी जगह पर रहते हैं, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, तो हमारी हेल्थ पर, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होंगे, लोगों के साथ में जो हमारे रिलेशंस होंगे, हमारा एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट होने वाली हैं इस फिजिकल अरेंजमेंट की वजह से।
Now, current topics of research in this field are the extent to which disposal of waste, population explosion, conservation of energy, efficient use of community resources are associated with and are functions of human behavior. इसमें आप देखो फोकस किन एक चीजों पर रहता है कि जैसे वेस्ट का डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की कमी हो जा रही है, ठीक है। अब रिसोर्सेज किसको कितने मिल रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अब वो रिसोर्सेज किसके पास में कितने हैं, जिन भी कम्युनिटी के पास में रिसोर्सेज है वो उनका एफिशिएंट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को हम कंजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हुए चले जा रहे हैं, जैसे वाटर है, वाटर डिप्लीट होते हुए चला जा रहा है, कोल पेट्रोलियम है डिप्लीट होते हुए चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल जो है वो भी डिप्लीट हो गया, इवन हम एक्वाफर्स तक जो वाटर है हमने उसको भी एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो मतलब अब ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो सबके पास में जो है वाटर को लेके एक्सेस नहीं है, सबके पास में जो है वाटर सफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए। नहीं, फॉरेन कंट्रीज में तो वाटर बहुत ही कम मिलता है, आपको बॉटल्स में वाटर मिलता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। तो अब ये जो है कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों के बिहेवियर पर, उनके माइंड पर, उनके जो है मतलब ह्यूमंस के ऊपर क्या एक इफेक्ट पड़ रहा है, उस एक चीज को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। सो हमारी नेक्स्ट ब्रांच क्या हो गई, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जहां हम क्या देखते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जहां हम किसी चीज को देखते हैं कि इन्वायरमेंट का हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ रहा है। यहां भी हम बिहेवियर की ही बात करते हैं, ठीक है, बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी अगेन हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो इन सारी चीजों को किस तरह से हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, हम जो है मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आपके मेंटल हेल्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, जैसे मुझे भी हैं थोड़े बहुत, पर मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, फिर उसके बाद में जो है किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, किसी को जो है मतलब धीरे धीरे करके उनके जो है बहुत ज्यादा उनको हेडेक होने लग जाता है, बहुत ज्यादा हेडेक होने लग जाता है, किसी किसी को माइग्रेन हो जाता है, और इसके बाद में ये सारी चीजें आपकी पूरी बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब वो किसी भी चीज से परेशान है, कोई अपने बच्चों को लेकर परेशान है, कोई जो है अपनी मे बी वो अपनी जो है मैरिड लाइफ जो उनकी है उससे खुश नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोगों को डिप्रेस हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, ऊपर से घर वाले जो हैं वो भी जो है दिन रात चिल्लाते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हम बहुत प्रेशर में फील करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जो है बिल्कुल शांत रहने लग जाते हैं, डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, हम इस तरह की इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, स्ट्रेस को, कोपिंग को, कि आप कैसे चीज़ों के साथ में कोप अप करते हो, आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो हेल्थ है, इसके बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, आपको स्ट्रेस हो रहा है वो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है जो कि डिप्रेशन को कम करने के लिए जो है मतलब वर्क करते हैं, तो वो जो भी पेशेंट उनके पास में, उनके साथ में जो डॉक्टर है, वो उन दोनों चीज़ों के साथ में कैसे जो है उनकी रिलेशनशिप बन रही है, क्या वहाँ पर जो हमारा पेशेंट है वो रिकवर हो पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो जितने भी हेल्थ एनहेंसिंग फैक्टर्स होते हैं वो हम हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आपने बहुत बार सुना होगा ना कि आपको काउंसलर की जरूरत है, आपको जो है आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ चुका है, आपके यहाँ चीजें जो है सही नहीं बैठ रही हैं, आपको काउंसलर की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। क्या होते हैं ये काउंसलर्स, क्या होती है काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है, या क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है। साइकाइट्रिस्ट भी हमने सुना है, एक वर्ड हमने सुना है काउंसलर, एक हमने क्या सुना है, काउंसलर, ठीक है, और दूसरा हमने सुना हुआ है जो कि साइकाइट्रिस्ट होते हैं। क्या फर्क होता है साइकाइट्रिस्ट में और एक काउंसलर में, ये भी आपको यहाँ जानने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर में क्या फर्क होता है। हमको ये दोनों सेम ही लगते हैं कि आपको जो है काउंसलर की जरूरत है या आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, दोनों सेम ही लग रहे हैं कि एक ही पर्सन के पास में जाना है, पर नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों कैसे डिफरेंट है, क्या है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसे हम समझे। सो इट डील्स विद कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज।
ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां पर आपको एंजाइटी हो रही है, जहां पर आपको डिप्रेशन हो रहा है, अभी आप सोचेंगे कि अभी तो हमने हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ी, हेल्थ साइकोलॉजी आपकी हेल्थ को लेकर है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी। कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है इसको हम समझेंगे। सो यहाँ जो हम भैया पेड़ बना रहे हैं उसकी ब्रांचेस बना रहे हैं, उसमें हेल्थ भी लिख लो कि एक जो है हेल्थ साइकोलॉजी भी होती, नहीं तो हमारी हेल्थ साइकोलॉजी जो है यहाँ से छूट जाएगी, ठीक है। हेल्थ लिख लो। अब हेल्थ से समझ में तो आ रहा है ना नाम से कि हेल्थ की बात कर रहे हैं, जहां वहां हेल्थ साइकोलॉजी होगी। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो कहां से, यहां से बना देती हूँ, थोड़ा नीचे से हमारी ब्रांचेस जो है पेड़ की वो रूट्स तक आ गई हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना, ठीक है। देखो अब हेल्थ साइकोलॉजी के बाद में कौन सी आ गई, काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी, अब ये क्या हो गई भैया, काउंसलिंग साइकोलॉजी कैसे हम यहाँ पर जो है मतलब डील करते हैं चीजों के साथ में। सो देखो, अ रिलेटेड एरिया इज काउंसलिंग विच एम्स टू इंप्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लिविंग एंड कोप मोर इफेक्टिवली विद चैलेंजिंग सिचुएशंस। हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो वो उसकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, ये पढ़ते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या एक चीज देखते हैं कि किसी पर्सन को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, खाने पीने में भी जो है दिक्कत हो रही है। खाने पीने में दिक्कत ऐसा नहीं कि वो खा रहा है तो उसको जो है समस्या हो रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट वो सारी चीजें जो है उसकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करी, उसके माइंड को कैसे अफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली जो एक बायोलॉजिकल मतलब आपका एक पूरा फिजिकल सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका माइंड, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं। हम काउंसलिंग ये देते हैं कि किस तरह से हम आपकी हेल्प कर पाएं कि आप इन डिसऑर्डर्स से कोप अप कर पाओ और आप इनको जो है सॉल्व कर पाओ। हेल्थ साइकोलॉजी जहां ये आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग जहां पर हम ये बताते हैं कि अब आपकी हेल्थ को ये अफेक्ट करें तो आप इससे कैसे जो है बाहर आ सकते हो, आप इसके साथ में कैसे कोप अप कर सकते हो। The work of clinical psychologist does not differ from that of counseling psychologist, although a counseling psychologist sometimes deal with people who have less serious problems. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं है, बट छोटा सा डिफरेंस ये है कि कभी कभी जो काउंसलिंग होती है वो हम छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कम सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए किया करते हैं। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत बार काउंसलिंग के बारे में सुना होगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि स्पेशली जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मतलब अब हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उन्होंने सोचा कि भाई हम डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स का कारण क्या हुआ, जज ने पूछा, तो जज ने देखा कि यार कारण थोड़े छोटे मोटे कारण है, उसके लिए क्यों है डिवोर्स, मतलब दो लोग क्यों अलग हो जाएं। जज थोड़े अच्छे थे, उन्होंने अच्छी चीज सोची, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप इनको काउंसलिंग दो, आप इनको थोड़े दिन जो है काउंसलिंग दो, इनको समझाओ, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करवाओ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए जो है काउंसलिंग दी जाती है कि ये जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, जो भी आपकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। छोटी मोटी सीरियस प्रॉब्लम जो होती हैं उसके लिए हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं और इन समस्याओं का समाधान क्या है, इन प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन क्या है, उस एक चीज को भी हम समझते हैं। इन मैनी इंस्टेंसेस काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होती है, जहां पर उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उनकी करियर का प्लानिंग होती है, उस एक चीज़ में हेल्प की जाती है। कोई स्टूडेंट है, उसको 10th के बाद में समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मुझे क्या करना है करियर में आगे, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बड़ा जो है परेशान सा बच्चा हूँ। सो क्या हो गया, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करी कि बेटा देखो आप जो है किस तरह से, पहले उसको समझा, पहले उस पर्सन को समझेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, आप क्या करना आपको पसंद है। जैसे उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम उसकी पसंद नापसंद पूछेंगे, उसे कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, उसको कौन सी चीज़ इंटरेस्टेड लगती है, फिर उस अकॉर्डिंग हम उसको गाइडेंस देंगे। तो हर एक चीज में आपको कैसे करियर प्लानिंग करनी है, आपके कोई अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि जब घर में स्पेशली पेरेंट्स अगर जो है हमेशा एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा जो है आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, हमेशा जो है मतलब घर में जो माहौल है वो बड़ा ही जो ऐसा बोलता है ना, बड़ा गर्म सा माहौल बना रहता है कि यार हमेशा जो है लड़ाई वाला माहौल है, नेगेटिविटी जो है थोड़ी सी घर में देखने को मिलती है, तो बच्चे बहुत बार उन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे हमको उसमें पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देनी है, कैसे हमको उसमें जो बच्चे हैं उन्हें भी काउंसलिंग देनी है, ताकि वो इन जो है प्रॉब्लम से डील कर सकें, वो इनको लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बल्कि कैसे इनको सॉल्व करना उसके बारे में भी सोचें। तो इस तरह से जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह साइकाइट्रिस्ट भी कॉजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। अभी तक काउंसलिंग के बारे में हमने समझा, अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जिन्हें हम साइकाइट्रिस्ट भी कहते हैं, मतलब
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ही तरह साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं, और साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उनके क्या कारण है, उनको कैसे ट्रीट करना, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो आपके साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में ही आपके काउंसलिंग भी आती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो छोटी मोटी सीरियस प्रॉब्लम्स, जो लेस सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए काउंसलिंग दी जाती है, जहां पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में आप कैसे कोप अप कर सकते हो, जो भी आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हो, इसकी हम बात करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम के क्या कॉजेज हैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से बाहर आना, हर एक चीज़ की बात करते हैं। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उस एक चीज़ को अब हम समझते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आपके इस चैप्टर का, कि मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ काउंसलर और साइकाइट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच में क्या एक डिफरेंस होता है, तो जो भी यहाँ मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में साइकोलॉजी की डिग्री होती है, जिसने साइकोलॉजी में जो है अपनी पढ़ाई की हुई होती है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, और इसने जो है मतलब इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जो भी लोगों के पास में मतलब जिन भी लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी तरीके से मेंटल जो है मतलब उनको प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी किसी भी तरह के उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, अभी तो हम यही छोटे मोटे एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि इनके साथ में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, और बड़े बड़े एग्जाम्पल आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले साइकोलॉजी क्या है उसको बेसिक समझ लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो जो जिन्होंने भी साइकोलॉजी में एक डिग्री ली हुई है और जिन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग की है, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिली है। इन कॉन्ट्रास्ट साइकाइट्रिस्ट के पास में मेडिकल डिग्री होती है। ये तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस हो गया। यहाँ इसके पास में साइकोलॉजी में डिग्री है, इसके पास में मेडिकल डिग्री है। इसने सालों से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की है, इसने ट्रेनिंग की है बट इंटेंसिव ट्रेनिंग है, इसने स्पेशल ट्रेनिंग की है और बहुत सारे सालों से ये जो है ट्रेनिंग कर रहा है। बहुत सारे साल ऐसा नहीं, 10-20 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 4, 5, 6 जितने भी साल लगते हैं उतने साल में उन्होंने जो है स्पेशल ट्रेनिंग ली है कि कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना होता है। एक और जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है साइकाइट्रिस्ट के और काउंसलर के बीच में वो ये है कि साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशंस भी दे सकता है, इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स भी दे सकता है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीजें नहीं कर सकता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसा है कि जैसे मान लो आपको जो है बहुत ही डिप्रेशन है, तो आप उनके पास में जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपसे मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपसे बात करेंगे कि उस डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, आप जो है कैसे उस डिप्रेशन को कम कर सकते हो। हम उसके लिए आपको जो है आपसे एक काउंसलिंग आपकी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास में जाओगे तो वो आपको उसके कारण भी बताएगा कि भाई आपको ये डिप्रेशन क्यों है, आप इस डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हो। इसके बाद में आपको डिप्रेशन कम करने के लिए कुछ मेडिसिन भी दे सकता है, ठीक है। उसको राइट है कि वो आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं कि आप जो है ये मेडिसिन ले सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा कम डिप्रेस्ड फील होगा, आप अच्छे से जो है रिलैक्स फील करोगे। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स भी दे सकता है आपको, ताकि आप उन डिसऑर्डर्स से निकल के बाहर आ सको। तो कहीं ना कहीं साइकाइट्रिस्ट एक हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि साइकाइट्रिस्ट एक बड़ा टर्म है और जो आपका काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उससे थोड़ा सा छोटा टर्म है। टर्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि शब्द कम है उसके अंदर, बट वो जो मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाह रही थी वो आप समझ में आओगे। क्लियर है? लिख के भी बता दूं तो और अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। सो हमने देखा कि एक है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, जो कि आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? काउंसलिंग, ठीक है, जहां पर काउंसलर्स होते हैं। एक होता है आपका साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। साइकाइट्रिस्ट क्या कर सकता है? साइकाइट्रिस्ट आपको कॉजेज बताएगा, आपको प्रिवेंशन बताएगा, आपको मेडिसिन देगा, आपको इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट भी दे सकता है अगर बहुत ज्यादा जो है सीरियस केस है तो, ठीक है, ट्रीटमेंट भी दे सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि इसके पास में होती है एक मेडिकल की डिग्री, मेडिकल डिग्री प्लस स्पेशल ट्रेनिंग, प्लस स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन जो काउंसलर होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सबसे पहली चीज तो
उनके पास में इस तरह के राइट्स नहीं होते कि वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं या वो आपको इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इनके पास में होती है साइकोलॉजी की डिग्री। किसकी डिग्री होती है? साइकोलॉजी की डिग्री होती है और इनने जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग की होती है, मतलब जितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो इनको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में ये आपको प्रिवेंशन प्रॉब्लम, मतलब जो भी सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम्स के, वो आपको बता सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है साइकाइट्रिस्ट और एक काउंसलर के बीच में या काउंसलिंग के बीच में। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और डिटेल में पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में साइकाइट्रिस्ट के बारे में, काउंसलर के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, बट जो बेसिक डिफरेंसेस वो मैं आपको बता रही थी, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब देखो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री से जो है रिलेटेड टर्म है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारा ट्री और उसकी ढेर सारी ब्रांचेस, तो ये इतने हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है। सो उसको भी जो है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि नाम से सजेस्ट जो कर रहा है वो क्या एक चीज है कि इंडस्ट्रीज में जो वर्क प्लेस बिहेवियर होता है उससे हम डील करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। तो जो भी इंडस्ट्री है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो वर्क प्लेस है जहाँ पर काम किया जाता है उसके अंदर वर्क प्लेस बिहेवियर कैसा है, फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम्प्लॉय देम। यानी कि जो भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो भी लोग उन्हें काम प्रोवाइड करते हैं, यानी पूरा जो मैनेजमेंट है और साथ ही साथ में जो वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ उस वर्क प्लेस में किस तरह का एक बिहेवियर है, कैसा एक जो है मतलब माहौल है, ये एक चीज बोल सकते हैं। देखो उस एक चीज को जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। In this, with training employees, this is concerned with training employees, improving work conditions and developing criteria for selecting employees। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो भी employees होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही साथ में वर्क कंडीशंस में सुधार लाना। आपका जो वर्क होना चाहिए, वर्क प्लेस जो होनी चाहिए, वो बड़ा ही हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब वहाँ पर सबको वर्क करने में बहुत ही अच्छा फील हो, ऐसा ना हो कि कोई जो है, मतलब देखो हायरार्की तो हर वर्क प्लेस में होती है, कोई टॉप पर होता है, फिर कोई उससे नीचे होता है, फिर कोई उससे नीचे होता है, हायरार्की सब जगह होती है। बट आप सभी को इक्वली अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ में आप अच्छे से बिहेव करो, उनके काम को आप अच्छे से जो है उनको एक्सप्लेन कर दो। ऐसा ना हो कि आप 10 लोगों के सामने किसी एक पर्सन के काम को लेके जो है बड़े ही डिसअपॉइंटेड हो, तो आप उस पर्सन को सभी के सामने जो है इस तरीके से बताओ कि आपने काम नहीं किया, आपको हर एक चीज आती नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाता, आपको वार्निंग देना। आप किसी की वीकनेसेस उनको पर्सनल में बताओ, आप किसी के जो भी आप उनकी मतलब अगर आप तारीफ करना चाहते हो, आप उनको और ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हो, तो वो आपको सबके सामने करना चाहिए। अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हो, आप उनके बारे में बता रहे हो कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए। तो कुछ इस तरीके की जो भी वर्क कंडीशंस है, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ प्लेस होनी चाहिए, साथ ही साथ में वहां पर जो है सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए वर्कर्स के पास में। सो इसे एक तरीके से उनके अंदर एक जो है पॉजिटिव मतलब जो है मतलब बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिवनेस आती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंडस्ट्रियल चीज को लेके कि यहाँ पर जो है अच्छा वर्क कल्चर है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर वर्क करेंगे। एम्प्लॉइज को साथ ही साथ में ट्रेनिंग देना और कैसे हमको एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है उसके लिए क्राइटेरिया बना के रखना। ऐसा ना हो कि हम हर किसी को ही जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बुला लें, चाहे उन्हें काम आता हो या ना आता हो। उसके लिए आपको क्राइटेरिया सेट करके रखना चाहिए, आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन चीजों को सेट करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक वर्क कल्चर अच्छा बनता है। जब वर्क कल्चर अच्छा होता है तो उस वर्क प्लेस में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी, उनके बिहेवियर पर भी इन चीजों का अफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है, सो वो किसी कंपनी को रिकमेंड करता है टू अडॉप्ट अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है तो उसने कंपनी को बोला कि आप जो है एक नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों को भी एम्प्लॉय करो जो स्टाफ और मैनेजर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सके, उनकी बातों को अच्छे से रख सकें, ताकि जो है कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पर हम क्या सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं कि जो भी जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, फिर जब आप अपने वर्क प्लेस पर आते हो तो वहां पर और साथ ही साथ में आपके जो अपने मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो चीजों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन बहुत ही शांत स्वभाव का है, मतलब कि उसका जो नेचर है वो हमेशा बड़ा ही शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो सबके बारे में अच्छा सोचता है बट वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो उसका एक अपना नेचर है, ठीक है, वो उसका एक अपना नेचर है। उस नेचर से उसके आसपास में जो भी उसके लोग हैं, जो उसके साथ में काम कर रहे हैं, जो उसके कलीग्स हैं, वो उसके बारे में किस तरह का सोचते हैं, या फिर ये सारी चीजें लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। कोई पर्सन है बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, उसको जो है मैनेजर ने थोड़ा सा भी डांट दिया सबके सामने तो वो उस पर्सन पर किस तरह से अफेक्ट करता है। तो वर्क प्लेस में उसकी सोसाइटी, उसके अपने मेंटल प्रोसेसेस, ये सारी चीजें वो कैसे सोचता है, कैसे वो काम को करता है, कैसे रिमेंबर करता है, ये सारी चीजें हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब एक वर्क प्लेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करी है, ह्यूमन माइंड को। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है और इसमें हम स्टडी करते हैं सभी एजेस के पीपल को, पीपल ऑफ ऑल एजेस, हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। हम इस एक चीज को स्टडी करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना, अक्सर ये चीजें हम सुनते हैं कि पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो, चीजों को आप कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन में क्या होता है, आपके पास में नॉलेज आता है, आप चीजों को जानते हो, चीजों को समझते हो, लर्न करते हो। तो कैसे हर एक एज के पीपल लर्न करते हैं उसे हम समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, उस एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट प्राइमरीली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल methods and materials used to train people in both education and work settings। इसके अंदर क्या होता है, देखो एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो स्कूल में बच्चे हैं सिर्फ हम उन्हें स्टडी करते हैं, वो स्कूल साइकोलॉजी में होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में कि कैसे सभी एज के पीपल चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी को बोल के चीज़ों को समझाते हैं, जब हम कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए, चाहे उसके लिए फिर हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या हम मतलब नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो या वर्क सेटिंग में हम उन्हें सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए, तो हर एक तरीके से आप चीजों को कैसे लर्न करते हो, हर एक तरीके से उस सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। एंड दे आर आल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इश्यूज ऑफ रेलेवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ में यहाँ पर कि एजुकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काउंसलिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ में आप कैसे चीजों को सीखते हो या सीखने में आपको क्या सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन चीजों को भी हम फोकस करते हैं, इन चीजों पर भी हम रिसर्च करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो एक और ब्रांच जो है आपकी क्या हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसको कहां पर लिख दें, इसको यहां पर कहीं जो है लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आप समझ लेना। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो किस एक चीज से रिलेटेड है, हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल लर्न, इससे रिलेटेड है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, ये भी आ गया यहां पर समझ में। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी स्कूल साइकोलॉजी। इसी से रिलेटेड एक टर्म है जहां पर हम फोकस करते हैं कि कैसे हम जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, कैसे उनका माइंड भी डेवलप हो, उनके जो है वो चीज़ों को समझ सके, इंटेलिजेंट बन सके, उनकी जो सोसाइटी है उनका एक अपना इमोशनल डेवलपमेंट हो। एक स्टूडेंट के अंदर हर एक चीज़ होनी चाहिए कि मतलब वो जो है एक उसका अपना मतलब ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ ये तो अच्छा इंसान है, मतलब आपके अंदर पॉजिटिव भी चीजें होनी चाहिए और आप प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहो, वो एक चीज भी आपके अंदर होनी चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर रहना चाहिए। तो आप कैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, और इन सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, जो भी स्पेशल नीड्स वगैरह होती हैं स्टूडेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन सारी चीजों को हम फोकस करते हैं स्कूल साइकोलॉजी के अंदर। एंड दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। स्कूल में भी जो है हम साइकोलॉजिकल नॉलेज को या साइकोलॉजी का जो भी हमारे पास में नॉलेज होता है उसको अप्लाई करते हैं, जहां पर हम किन सारी चीजों को देखते हैं स्कूल साइकोलॉजी के अंदर। जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, या जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो स्कूल का एक माहौल कैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि टीचर्स को पहले तो ऐसा होता था कि जब मतलब जब बहुत बहुत पहले के टाइम में जब आपके पेरेंट्स शायद स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर जनरली जो है गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे। ऐसे जो आज हम स्कूल देखते हैं वैसे स्कूल्स नहीं होते थे, और जो भी वहाँ टीचर होते थे ना तो पेरेंट्स उनको बिल्कुल खुला बोलते थे कि आप तो हमारे बच्चे को मारो, इसको लेकिन पढ़ाओ, इसको चाहे जितना मारना है मारो, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाओ, ये पढ़ता नहीं है, बिल्कुल इसके कोई चीज़ समझ में नहीं आती।
आजकल लेकिन हमने धीरे धीरे टाइम के साथ में देखा कि टीचर्स को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप बच्चे को बिल्कुल भी मारेंगे नहीं, आप उसको उतना ही, अगर आप उसको डांट भी लगा रहे हैं तो आप उसके मेंटल स्टेट को देख के ही डांट लगाएं। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है, आपने उसको इतना डांट दिया कि बेचारा अगले दिन से स्कूल ही नहीं आया और बीमार अलग हो गया। तो आपको उस चीजों का भी ध्यान में रखना है। स्कूल सेटिंग में हमको साइकोलॉजिकल नॉलेज को भी ध्यान में रखना होता है ना, और आपकी चीजें बच्चे को किस तरह से असर करें। जैसे ये भी चीजें होती हैं कि आपको सभी स्टूडेंट्स के सामने, मतलब क्लास में जैसे सपोज 40 स्टूडेंट्स है, तो आपको कोई एक स्टूडेंट है जो आपको दिखता है कि ये हर बार फेल होता है, तो आपने उन 40 स्टूडेंट्स के सामने उस बच्चे को इतना ज्यादा डांट दिया, उसको इतना ज्यादा जो है मतलब गिल्टी फील करवा दिया कि वो बच्चे का जो है मतलब थोड़ा मतलब उसके दिमाग पे इतना असर हो गया कि वो बड़ा ही डिप्रेस्ड रहने लग गया, फिर वो बोलता ही नहीं था, किसी से बात ही नहीं करता था, उसको उस चीज का बहुत ही बुरा लगा। तो आपको इन चीजों का भी स्कूल के अंदर ध्यान में रखना है कि हमको ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, और हमको कौन सी एक्टिविटीज करनी है जिससे हम बच्चों को मोटिवेटेड फील कराएं, उनके अंदर मोटिवेशन आए, साथ ही साथ में वो इंटेलिजेंट भी हो। तो इसके लिए क्या होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल के अंदर। तो स्कूल की जो सेटिंग होने वाली है वो साइकोलॉजिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग हो, इस एक चीज का भी ध्यान रखा जाता है, और स्कूल साइकोलॉजी में हम इन्हीं चीजों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो भी हमारे एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं, हम उन्हें मोटिवेटेड फील करवा पाएं। तो पहले इसके बारे में इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता था स्पोर्ट्स में भी कि एथलीट के माइंड को हम स्टडी करें, बट धीरे धीरे जो है इसको भी इंपॉर्टेंस मिलती जा रही है, और वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जो है मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड फिनोमेना है, और दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, जहां पर जो भी हमारे स्पोर्ट्स में जो भी हमारे रूल्स होने चाहिए, एक एथलीट के मेंटल स्टेट को समझना, उसके माइंड प्रोसेसेस को समझना। जैसे आपने एक जो है मूवी देखी होगी मैरी कॉम, उसमें आप देखते हैं कि कैसे जो मैरी कॉम होती हैं जब उनकी मतलब फैमिली हो जाती है, जब उनके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है उनकी मतलब परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जो है गैप आ जाता है, साथ ही साथ में वो रुक भी जाती हैं थोड़ा सा, मतलब अपने जो है एथलीट के साथ में इतना ज़्यादा अपने जो मतलब स्पोर्ट्स के साथ में उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करके उनके जो वो होते हैं, जो कोच होते हैं उनके, वो कैसे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनकी हर एक चीज़ को समझते हैं, उनके मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा और भी ढेर सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। अभी तक हमने जितनी स्टडी करी, हम आ जाए हमारे ट्री के ऊपर, तो एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के बाद में एक हमारा हो गया स्कूल, और एक हमारा हो गया स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को कहां लिख दूं मैं, यहां पर लिख देती हूं, ठीक है। सो हमने कितनी ब्रांचेस को स्टडी किया, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हमने यहाँ पर डिस्कस करी, और सभी की आपने इंपॉर्टेंस देखी कि जैसे कॉग्निटिव है जहाँ मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जा रहा है, बायोलॉजिकल जहाँ आपका फिजिकल सिस्टम, आपका ब्रेन, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से आपका माइंड कैसे अफेक्ट होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कैसे हम चीजों को सीखते हैं, हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, ठीक है, ये सारी चीजें। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस में किस तरह का इन्वायरमेंट होने वाला है, स्कूल में स्कूल सेटिंग, एजुकेशन कैसे लोग जो है चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। सोशल साइकोलॉजी जहां ह्यूमन और सोसाइटी का जब इंटरेक्शन होता है तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, ह्यूमन और कल्चर का जब इंटरेक्शन होता है तब ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी को लेके आना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जिस भी इन्वायरमेंटल सेटिंग में है वहां जिस तरीके का टेम्परेचर है, पॉपुलेशन है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, लैंडस्लाइड है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इन सारी चीजों के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, हमारी हेल्थ, काउंसलिंग, इन सारी चीजों को भी, मतलब हेल्थ साइकोलॉजी जहां पर हम जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उनको प्रिवेंट करने के बारे में सोचते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, साइकाइट्रिस्ट के बारे में हमने जो है डिस्कस किया। इसके अलावा एविएशन साइकोलॉजी, एविएशन से रिलेटेड, स्पेस साइकोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड, मिलिट्री में भी हमने देखा साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती है, रूरल साइकोलॉजी, आप रूरल एरियाज में रह रहे हो वहां पर किस एक तरीके का सेटअप होता है, इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी, मैनेजमेंट में साइकोलॉजी, कम्युनिटी के लिए साइकोलॉजी, वुमेन के लिए साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और पॉलिटिक्स में भी साइकोलॉजी की, पॉलिटिक्स में जो है किस एक तरीके का एनवायरमेंट होता है, पॉलिटिक्स कैसे ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करती है, और ढेर सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। सो सबसे पहली चीज तो ये दिखती है कि साइकोलॉजी जो कि जिसकी मतलब बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री रही है, और जो डिसिप्लिन जो है इंडिया में स्पेशली
20th सेंचुरी के साथ में स्टार्ट होता है, आज उसका स्कोप कितना ज्यादा वाइड है। दूसरी चीज, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहां हर एक जगह हम जो है साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजिकल नॉलेज, साइकोलॉजिकल फिनोमिना को अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको जितने भी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए वो हर एक चीज क्लियर हो गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। स्टिल आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपका अपना कोई सजेशन है, आपके अपने कोई एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक या इस सब्जेक्ट से, सो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम वहां भी इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर है, हो गया यहाँ तक आ गया सारा कुछ समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें जो भी मेन टॉपिक्स जो हमने पढ़े, सबसे पहले तो ये कि कितनी ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की वो, एंड सेकेंडली हमने जो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ देखा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग और साइकाइट्रिस्ट के बीच में, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो जाते जाते एक और चीज़ और देख लो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। तो देखो सारे लेक्चर्स आपको वैसे भी वेबसाइट जो है यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको वेबसाइट विजिट करना है जहां आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज, क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कोर्स वाइज, हर एक चीज़ मिलेगी। सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये आ गया मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने। यहाँ देखो ये सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करनी है जस्ट उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स और बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो सब कुछ क्लियर हो गया हो, सो अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।